इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक अकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के क्लास 9th की केमिस्ट्री में मेरे द्वारा लगातार सही कहूंगा, लगातार पढ़ाई जा रही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट, या मुझे कहना चाहिए कॉम्बिनेशन ऑफ टू यूनिट्स। एक जिसे हम कहते हैं केमिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और एक जिसे हम कहते हैं केमिस्ट्री की क्लास 9th में चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इन दोनों यूनिट्स के कॉन्सेप्ट्स को मैं काफी दिनों से लगातार आप लोगों को पढ़ा चुका हूं और अब तक कुल मिलाकर मैं 12 वीडियो लेक्चर दे चुका हूं। और आज का ये वीडियो लेक्चर हमारी केमिस्ट्री के उसी यूनिट का अगला वीडियो लेक्चर है जिसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा वीडियो लेक्चर नंबर 30। हाँ जी, आज का वीडियो लेक्चर नंबर है वीडियो लेक्चर नंबर 13, जिसमें आज आपको जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वो एक्चुअली में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का नहीं है। देखो, इससे पहले के 12 वीडियो लेक्चर्स में मैं बहुत सारी बातें कर चुका हूं, बहुत सारा कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा चुका हूं, तो ज्यादातर बातें हमारे उस चैप्टर की थी जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की थी। लेकिन अब हम एक्चुअली में एक नए हिस्से पे बढ़ चुके हैं, एक नए हिस्से की तरफ मुड़ चुके हैं जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बहुत सारी बातें मैंने पहले भी बताई हैं। मैंने एटम के स्ट्रक्चर को पहले भी समझाने की कोशिश करी है, लेकिन अगर आप वो स्टूडेंट हो जिसने मेरे सभी वीडियो लेक्चर्स को लगातार देखा है तो आप ये बात अच्छी तरह जानते हो। हाँ, लगातार देखा है बहुत जरूरी है। हर एक वीडियो लेक्चर का आपके द्वारा लगातार देखना या लगातार देखा जाना बहुत जरूरी है। अगर अभी तक आप में से किसी भी बच्चे ने मेरे से पहले के वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 12 के 12 वीडियो लेक्चर्स का लिंक मिल जाएगा, उन्हें देखना ना भूलें। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो भले ही ये वीडियो लेक्चर नंबर 13 है, लेकिन ये क्लास 9th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पहला वीडियो लेक्चर है, जहां डिटेल्ड बातें होंगी, जहां बेसिक इंट्रोडक्शन होगा। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में मैं थोड़ी सी पुरानी बातें याद दिलाऊंगा कि सन 1808 में, यानी इन द ईयर 1808, केमिस्ट्री की दुनिया में डाल्टन ने एक बहुत बड़ा पॉइंट कह दिया, एक बहुत बड़ी थ्योरी दे दी जिसे कहा जाता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और उन्होंने सिंपल शब्दों में कह दिया दैट एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एन एटम, और उन्होंने खुलेआम दुनिया के सामने ये बात का ऐलान कर दिया दैट एटम आर द मोस्ट टाइनी पार्टिकल्स ऑफ एनी गिवन मैटर, और एटम से छोटा कुछ नहीं होता और एटम डिवाइड नहीं हो सकता। जब उन्होंने कहा कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, तो पूरी दुनिया ये बात सुनकर बहुत खुश थी। केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री पढ़े जाने वाले जितने भी वैज्ञानिक थे, मतलब केमिस्ट्री को पढ़ने वाले जितने भी वैज्ञानिक थे, वो सब के सब इस बात को सुनकर बहुत खुश हुए कि हाँ भाई, एटलीस्ट फाइनली किसी ने आकर सामने दुनिया के ये तो बताने की कोशिश करी कि मैटर किस चीज से बना है। तो सबको पता लग चुका था कि मैटर एटम से बना है, और क्योंकि जब सबको पता चला कि मैटर एटम से बना है तो अगला सवाल सबके मन में उठा कि एटम किस चीज से बना है, और तब दुनिया ने इस बात की खोजबीन शुरू कर दी। और ये सिलसिला छोटा सा नहीं, ये काफी लंबे समय तक चला। मतलब 1808 में, 1808 में जब डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी, तो 1808 के बाद इन द ईयर 1879, सही सुना आपने, 1879 में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स लगातार हो जाने के बाद विलियम क्रूक्स नाम के वैज्ञानिक का जिक्र क्लास 9th की एनसीईआरटी में नहीं है। मैं आपको एज अ एक्स्ट्रा नॉलेज ये बता रहा हूं, 9th के एनसीईआरटी में किसका जिक्र है मैं उसके बारे में जरूर बताऊंगा। सबसे पहले किस चीज की डिस्कवरी हुई मैं ये भी बताऊंगा, और ये कैसे साबित हुआ कि एटम डाल्टन के अनुसार ये मान लेना कि डिविजिबल नहीं है, गलत साबित हुआ। मतलब ये कि डाल्टन ने ये कहा था कि एटम जो है वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि एटम इज इनडिविजिबल, लेकिन वैज्ञानिकों के सामने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स थे जिन्हें देखकर या जिन्हें परफॉर्म कर उन्हें ऐसा लग रहा था कि कुछ तो है जो एटम यानी मैटर के अंदर से बाहर आ रहा है।
इसका एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल मैं आप सबको देता हूं। बचपन में हम सब ने इसको परफॉर्म भी किया है और हम सब ये जानते हैं, एक कॉम्ब यानी कि कंघी को जब आप अपने बालों से रब करते हैं और उस कॉम्ब को आप पीसेस ऑफ पेपर के पास लेके आते हैं, तो आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि दैट कॉम्ब अट्रैक्ट्स द पीसेस ऑफ पेपर, यानी कहीं ना कहीं उस कॉम्ब को हमारे बालों के साथ रब करने पर उस कॉम्ब के अंदर कुछ तो चार्ज पैदा हुआ है। क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी दो चीजें एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगी और या फिर रिपेल करेंगी, और दो चीजों के बीच में अट्रैक्शन तब होता है जब दो चीजों का चार्ज ऑपोजिट होता है, और दो चीजों के बीच में रिपल्शन तब होता है जब दो चीजों का चार्ज सेम होता है। अब सवाल आता है ये चार्ज क्या होता है। इससे पहले कि ये सारी बातें दुनिया के सामने आती, दुनिया को नजर आ रहा था कि ये चार्ज क्या है, उन्हें नहीं पता था, लेकिन कुछ तो है जो मैटर के अंदर से बाहर आ रहा है। कुछ तो है, जब अर्ली मैन ने दो पत्थरों को घिसा और पत्थरों को घिसने से स्पार्क पैदा हो गया, यानी कुछ तो है जो मैटर के अंदर से रब करने मात्र से बाहर आया। अक्सर आपने देखा होगा आपके टीवी की स्क्रीन के पास जब आप जाते हैं तो आपके हाथों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आई होप ये बात आपने, मैंने, हम सब ने हमारी लाइफ में एक्सपीरियंस करी है। यानी उस टीवी की स्क्रीन पे मौजूद जो चार्ज है वो हमारे हेयर फॉलिकल्स को अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कुछ तो है एटम के अंदर से जो बाहर आ सकता है या बाहर आने की कोशिश कर रहा है। यानी सिर्फ ये कह देना कि एटम के अंदर कुछ नहीं है गलत है। सिर्फ ये मान लेना कि एटम फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि डाल्टन ने कह दिया, ये गलत है। बहुत सारे केमिस्ट्री पढ़ने वाले वैज्ञानिक इस बात को मानने से बिल्कुल तैयार नहीं थे, और यही वजह है कि उन्होंने सालों तक न जाने कितने सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो 1808 में जब डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी तो लंबा समय बीता, हजारों एक्सपेरिमेंट्स हुए, हजारों बातें दुनिया के सामने आई, लेकिन एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट जिसके बारे में आज हम जिक्र करने वाले हैं, क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट को जिस वैज्ञानिक ने परफॉर्म किया था उस वैज्ञानिक ने इतना उसके बारे में नहीं बताया जितना किसी और ने बताया। हाँ जी, सोच के देखिए, एक्सपेरिमेंट मेरा तो इंफॉर्मेशन देने वाला भी कौन होना चाहिए? मैं। लेकिन नहीं, एक्सपेरिमेंट मेरा और स्टडी किसी और ने कर लिया और उसके बारे में डिटेल में किसी और ने बता दिया, क्योंकि शायद जो कोई और देख पाया वो मैं नहीं देख पाया। यही एक घटना घटी केमिस्ट्री की दुनिया में। इन द ईयर 1879 विलियम क्रूक्स नाम के वैज्ञानिक ने एक डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया जिसे नाम दिया गया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। और उस समय जब विलियम क्रूक्स नाम के वैज्ञानिक से उनके एक्सपेरिमेंट के आधार पे बहुत सारे सवाल पूछे गए, तो ऐसा नहीं है कि वो सवालों के जवाब नहीं दे पाए, वो सवालों के जवाब दे पाए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था कि विलियम क्रूक्स तुम्हारे एक्सपेरिमेंट में ये कैथोड रेज किस चीज की बनी है, क्या तुम इसके बारे में डिटेल में बता सकते हो? तो जवाब यह है कि विलियम क्रूक्स उस समय डिटेल में जवाब नहीं दे पाए। 1879 की घटना बता रहा हूं, और 1879 से लेके ये सिलसिला 1897 तक चला, जब 19th सेंचुरी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी। 1897 तक पहुंचकर, सोच के देखो, 1897 तक पहुंचकर 1897 में जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने उस वैज्ञानिक के उस एक्सपेरिमेंट को इतने सालों बाद स्टडी किया, और जो वो तब नहीं बता पाया था वो उन्होंने तब बताया। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 1879 में किए गए विलियम क्रूक्स के एक्सपेरिमेंट को, जिन बातों के आधार पे विलियम क्रूक्स सवालों के जवाब नहीं दे पाए, उन्हीं बातों के आधार पे उन सवालों के जवाब जो विलियम क्रूक्स नहीं दे पाए, उन सवालों के जवाब जे थॉमसन देने में कामयाब रहे। और वो सवाल बहुत सारों में से एक सबसे इंपॉर्टेंट था कि व्हाट इज कैथोड रे मेड अप ऑफ। कैथोड रे जो निकल रही है वो किस चीज की बनी है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि कैथोड रे क्या है, आपको अभी समझ आ जाएगा। तो चलिए मैं जे थॉमसन पे ना ले जाके आपको विलियम क्रूक्स पे लेके जाता हूं। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं द फिनोमेना ऑफ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जिससे एटम के अंदर सबसे पहले पार्टिकल की डिस्कवरी हुई। यानी हम ऑलरेडी इससे पहले पढ़ चुके हैं कि एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सारी बातें मैं आपको इससे पहले के 12 वीडियो लेक्चर्स में बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं।
लेकिन आज हम ये नहीं जानेंगे कि वो सब कुछ जो हमने पहले पढ़ा वो सब क्या था। आज हम ये जानेंगे कि वो सब कुछ जो हमने पहले पढ़ा वो किस बेसिस पे था। क्या ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए जिससे ये साबित हुआ कि एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जिसे इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो मैं जो बता रहा हूं ना उससे बहुत ज्यादा डिटेल में आप ज्ञान बटोर सकते हो किसी भी किताब से, लेकिन मैं सिर्फ रेलेवेंट बातें करूंगा जो हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रखती है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने करी बाय स्टडिंग एंड बाय वेरीफाइंग द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय विलियम क्रूक्स। यानी दो वैज्ञानिक हैं यहां पे, एक जिसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और एक जिसने उसके एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया और लोगों के सामने एक नई डिस्कवरी को प्रकट किया, यानी द डिस्कवरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे 9th क्लास के बच्चों, हम हमारा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और हमारे टॉपिक का नाम है, बहुत सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। जी हां, ये हमारा टॉपिक है जिसका नाम है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में दुनिया के सामने निकल कर आया कुछ नया और उसे कहा गया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से डिस्कवरी हुई। किसकी डिस्कवरी हुई? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। और ये सब कुछ जब हुआ तो कौन से ईयर में हुआ ये बता देता हूं कि हुआ 1897 में। किसके द्वारा? बाय जे थॉमसन के द्वारा। और ये घटना घटी 1879 में किसके द्वारा? विलियम क्रूक्स के द्वारा। देखो कितना प्यारा लग रहा है, यहां पे साफ उल्टा हो गया, 79 का 97 हो गया। तो विलियम क्रूक्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो एक्सपेरिमेंट क्या था? विलियम क्रूक्स के द्वारा परफॉर्म किया गया जो एक्सपेरिमेंट था उसे कहा गया डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में विलियम क्रूक्स ने बेसिकली स्टडी करने की कोशिश करी। He wanted to study, वो क्या स्टडी करना चाहता था? He wanted to study the conductivity. He wanted to study, उस समय जो वो पढ़ना चाह रहा था वो पढ़ना चाह रहा था conductivity of, या he wanted to study the conductivity of electric current, या मुझे कहना चाहिए of electricity through gases, through different gases at different values of pressure, through different gases at different values of pressure, यानी प्रेशर की डिफरेंट वैल्यूज पे जब, या मुझे कहना चाहिए अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग गैसेस से जब इलेक्ट्रिसिटी पास की गई तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास हुई कि नहीं हुई, इस चीज को स्टडी किया गया। डिस्चार्ज ट्यूब कैसी होती है? डिस्चार्ज ट्यूब एक कांच की सिलिंड्रिकल ट्यूब होती है। और सिलेंडर क्या होता है ये आपने मैथ्स के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में पढ़ा है। एक सिलिंड्रिकल ट्यूब जिसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक मेटालिक पीस होता है और उसके राइट हैंड साइड पे भी एक मेटालिक पीस होता है। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला मेटालिक प्लेट होती है, इस मेटालिक प्लेट को हम कहते हैं प्लेट ए। इसे नाम दिया गया मेटालिक प्लेट ए और इसे नाम दिया गया मेटालिक प्लेट बी। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, इस प्लेट को कनेक्ट किया गया एक बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और इसे कनेक्ट किया गया एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। एक्चुअली में जो नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं ये एक कॉइल के होते हैं जिसे कहा जाता है हाई वोल्टेज पैदा करने वाला इंडक्शन कॉइल। हाई वोल्टेज पैदा करने वाला, यानी हाई वोल्टेज पैदा करने वाला इंडक्शन कॉइल, इसे कहा गया हाई वोल्टेज पैदा करने वाला इंडक्शन कॉइल, जिसकी वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली 10,000 वोल्ट तक जा सकती है। और इसे जो कि कनेक्ट किया गया मेटालिक प्लेट ए नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट किया गया, इसे नाम दिया गया कैथोड और इसे नाम दिया गया एनोड। अब मैं चाहूं तो यहां पे बहुत कुछ बना सकता हूं, लेकिन मैं सीधा मुद्दे की बात करूंगा। अंदर बहुत सारे गैसियस पार्टिकल्स को भर दिया गया, अंदर बहुत सारे गैसियस पार्टिकल्स को भर दिया गया और यहां पे एक छोटी सी ट्यूब और बना दी गई, जिस ट्यूब से हम जब चाहे बाहर की तरफ आउटलेट फॉर एस्केप ऑफ गैस,
आउटलेट फॉर एस्केप ऑफ गैस, यानी गैस को एस्केप कराने के लिए एक प्रेशर नॉब बना दिया गया। इसको ओपन करेंगे तो गैस बाहर निकल जाएगी, टाइट कर देंगे तो गैस अंदर ही बंद हो जाएगी। इमेजिन कर पा रहे हो? एक बार पूरे बोर्ड पे दिए गए डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 के बच्चों, ताकि आपको चीजें समझ आ जाए और आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट फिट होने लग जाए कि एग्जैक्टली मैं बता क्या रहा हूं। तो मैं जो आपको बता रहा हूं ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, और इस एक्सपेरिमेंट में एग्जैक्टली किया क्या जा रहा था और पता क्या चला। तो किया यह जा रहा था कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस को अलग 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 प्रेशर पे, प्रेशर मतलब समझते हो ना, अगर कोई गैस बहुत ज्यादा प्रेशर में कहीं बंद होगी तो जब आप जिस जगह पे वो बंद होगी वहां का प्रेशर रिलीज करोगे तो वो बाहर आएगी। जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल आपने देखा होगा, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में गैस होती है, तभी जब आप उसका ढक्कन ओपन करते हो तो एक आवाज सी आती है इस तरह की, और जब उसकी गैस निकल जाती है तो आपको ऐसी आवाज नहीं आती। इसका मतलब कि गैस को हाई प्रेशर पे बंद करके रखा है। हमारे घरों में जो सिलेंडर होता है उसके अंदर भी जो गैस होती है वो इतने ज्यादा प्रेशर पे बंद होती है कि वो सॉलिड, वो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, तभी तो उसको एलपीजी कहा जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मतलब कि वो गैस खाना पकाने के काम आती है केवल तब जब उसे बाहर निकलने का मौका मिलता है, वरना सिलेंडर के अंदर वो लिक्विड फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि उसे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे दबा के रखा गया है। तो इस कंटेनर में, इस डिस्चार्ज ट्यूब में भी गैसेस के मिक्सचर को भरा गया, अलग अलग गैसेस के एक्सपेरिमेंट्स के लिए। मैं गैसेस के नाम यहां नहीं लूंगा, डिफरेंट गैसेस के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया चेक करने के लिए कि कौन सी गैस पे जब इंडक्शन कॉइल से हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा तो वो हाई वोल्टेज नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक ट्रैवल कर सकती है या नहीं। तो एक्सपेरिमेंट में जो वोल्टेज अप्लाई की जा रही थी वो अप्लाई की जा रही थी 10,000 वोल्ट, और सबसे पहले 1 एटीएम में, एटीएम इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, 1 एटीएम इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, उस प्रेशर पे इस 10,000 वोल्ट को अप्लाई किया गया। फिर प्रेशर को और कम किया गया, और प्रेशर को और कम किया गया, और प्रेशर को और कम किया गया। पहले यह पता चला कि जब प्रेशर काफी हाई था तो हाई प्रेशर का मतलब अंदर अच्छी खासी हवा है। जब प्रेशर होगा मतलब हवा है, जब हवा ही नहीं होगी, गैस ही नहीं होगी, तो क्या गैस प्रेशर लगा पाएगी? नहीं लगा पाएगी। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में यह पता चला कि जब अंदर गैस थी, मतलब जब गैस थी मतलब गैस का अच्छा खासा प्रेशर था, मतलब सिलेंडर में पूरी गैस भरी हुई थी, तो सिलेंडर में जब अच्छा खासा प्रेशर था तो 10,000 वोल्ट की बिजली का झटका देने पर एज सच कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिली। मतलब यह कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक हो ही नहीं पाया। किसी ने कहा सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उस समय जो गैसेस यहां मौजूद थी वो जरूर पुअर कंडक्टर की तरह बिहेव कर रही होंगी। जब इलेक्ट्रिसिटी का कोई पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के रास्ते में आ जाएगा तो आपको क्या लगता है, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और यही वजह है कि इस एक्सपेरिमेंट में प्रेशर हाई होने पर जो अंदर गैसेस शामिल थी उनकी पुअर कंडक्टिविटी के कारण या उनकी पुअर कंडक्टिविटी के चलते 10,000 वोल्ट का बिजली का झटका यहां देने पर कोई फायदा नहीं हुआ। तो विलियम क्रूक्स ने सोचा कि एक काम करता हूं, 10,000 वोल्ट के बिजली के झटके को मेंटेन करता हूं, मैं गैस को बाहर निकालने की कोशिश करता हूं, मतलब कि प्रेशर कम करने की कोशिश करता हूं। और जब विलियम क्रूक्स ने प्रेशर कम करने की कोशिश करी तो प्रेशर कम करते 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 वो पहले ले आए 0.1 mm ऑफ मर्करी कॉलम। ये चीज आप बड़ी क्लास में समझोगे, प्रेशर की यूनिट होती है। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि उन्होंने प्रेशर 1 atm से बहुत कम किया, फिर उन्होंने प्रेशर और कम किया, करते करते एक पॉइंट ऐसा आया कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेशर बहुत कम हो गया, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर। और तब अंदर पूरा अंधेरा छा गया, पूरा अंधेरा छा गया। अंधेरा इसलिए छा गया क्योंकि जब यहां से बिजली का झटका पास हो रहा था ना, तो जब अच्छा खासा प्रेशर था तब कुछ नहीं हुआ। जब प्रेशर कम किया तो यहां से जो आपने इलेक्ट्रिसिटी का झटका भेजा वो इलेक्ट्रिसिटी का झटका
इन द फॉर्म ऑफ रेज ट्रैवल किया, और इन द फॉर्म ऑफ रेज जब ट्रैवल किया तो वो जो लाइट की रोशनी, मतलब मैं कहूंगा कि यहां से एक रोशनी निकली, यहां से एक रोशनी निकली, और वो रोशनी जब यहां टकराई तो उस रोशनी ने यहां पे एक ग्रीन कलर का रोशनी बनाई, एक ग्रीन कलर का पैटर्न बनाया, जिसे कहा गया ग्रीन कलर का फ्लोरोसेंस। अब ये चीजें आपको डिटेल में अभी नहीं समझनी है, इसको बेसिक से समझ लो। मैं बेसिक से समझाता हूं हुआ क्या। बेसिक से ये हुआ कि जब 10,000 वोल्ट का बिजली का झटका एक्सपेरिमेंट में लगाया गया तो विलियम क्रूक्स को अपनी आंखों से नजर आया कि इस कैथोड से एक रोशनी निकल रही है, और वो रोशनी की चमक, हिंदी में चमक कहते हैं, इंग्लिश में ग्लो कहते हैं, और साइंस में फ्लोरोसेंस कहते हैं। हिंदी में चमक कहते हैं, इंग्लिश में ग्लो कहते हैं या ब्राइटनेस कहते हैं, और साइंस की भाषा में फ्लोरोसेंस कहते हैं। और वो फ्लोरोसेंस जो पैदा हुआ ग्रीन कलर का पैदा हुआ इस स्क्रीन पे, जिससे विलियम क्रूक्स के मन में एक सवाल उठा कि कुछ तो है जो यहां से वहां जा रहा है। लोगों ने कहा हां, तभी तो वहां पे रोशनी का अच्छा खासा प्रभाव आ रहा है, क्योंकि यहां से जरूर वहां कुछ जा रहा है। जब उनसे पूछा गया कि यहां से जो वहां जा रहा है वो क्या है, तो उन्होंने कहा यार क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ये जो भी है ये लाइट रेज है, और इन लाइट रेज को उसने नाम दिया कैथोड रेज, क्योंकि विलियम क्रूक्स ने कहा कि these cathode rays are originating from the negative terminal and moving toward the positive terminal। क्योंकि ये नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है और नेगेटिव मेटल प्लेट को हमने कैथोड का नाम दिया है, इसलिए जो रेज यहां से ट्रैवल कर रही थी उन रेज को विलियम क्रूक्स नाम के वैज्ञानिक ने कैथोड रेज का नाम दिया गया, और इस एक्सपेरिमेंट को कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कहा गया। लेकिन क्वेश्चन अभी भी अनआंसर्ड था कि यार ये रेज आई कहां से, ये कहां से आ गई, ऐसा इसके अंदर क्या था जो ये बाहर आ गया, ऐसा इस प्लेट में क्या था जो बाहर आ गया। इसका जवाब विलियम क्रूक्स नहीं दे पाए, लेकिन इस बात का जवाब जे थॉमसन दे पाए। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ऐसा जे थॉमसन ने क्या कर लिया जो विलियम क्रूक्स नहीं कर पाए। जे थॉमसन ने इन रेस को या इन रेस की प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करी कि इनका नेचर क्या हो सकता है। उन्होंने देखने की कोशिश करी कि क्या इन रेस में कोई ताकत है, क्या ये रेस कोई एनर्जी अपने साथ कैरी कर रही है। अगर ये रेस अपने साथ कोई एनर्जी कैरी कर रही है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं कोई पार्टिकल है जो इन रेस में छुपा हुआ है। तो विलियम क्रूक्स के द्वारा वो बातें नहीं सोची गई जो जे थॉमसन ने सोच ली, और जे थॉमसन ने बहुत प्यारी सी एक बात कर दी। उसने बीच में एक छोटा सा फैन, एक छोटा सा पंखा लगा दिया, एक छोटा सा पंखा लगा दिया, और जब उसने पंखा लगाया तो वो पंखा घूमने लगा, अब जे थॉमसन कहता है भला लाइट से थोड़ी पंखा घूमता है, पंखा तो तब घूमेगा जब पंखे से कोई टकराएगा और टकरा के पंखे पे फोर्स लगाएगा। जब विलियम क्रूक्स कह रहा है कि ये लाइट की रोशनी है, तो क्या वाकई में ये लाइट की रोशनी है, क्या ये वाकई में रेज है जो यहां पे चमक पैदा कर रही है, या कुछ और है। इस कुछ और का जवाब जे थॉमसन ने अपने इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से दिया। जब उन्होंने बीच में एक फैन लगा दिया तो उन्होंने देखा कि वो फैन घूम रहा है। उसके मन में सवाल आया, जे थॉमसन के मन में, कि लाइट से, कमरे की रोशनी से थोड़ी पंखा घूमता है, पंखा तो तब घूमेगा जब पंखे से कोई चीज टकराएगी। इसका मतलब कि इन रेज में कुछ ऐसी चीजें छुपी हुई है, कुछ ऐसे पार्टिकल छुपे हुए हैं जो हमें नजर नहीं आ रहे, लेकिन वो पार्टिकल्स कहीं ना कहीं इस मैटर में से है बाहर आ रहे। इसका मतलब कि मैटर के एटम के अंदर कुछ तो होता है। उस पार्टिकल को समझने के लिए जे थॉमसन ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बाहर से पॉजिटिव फील्ड लगा दी। पॉजिटिव फील्ड लगाते ही बाहर से पॉजिटिव फील्ड लगाते ही ये जो रेज है, ये रेज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गई। इस एक्सपेरिमेंट से उन्हें इस बात का पूरा यकीन हो गया
कि ये जो रेज निकल रही है इनका नेचर नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव ही तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव की तरफ ही तो नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। मतलब ये कि जो भी रेज अंदर से निकल रही है वो पहली बात जरूर किसी पार्टिकल की बनी है, और अगर वो किसी पार्टिकल की बनी है तो वो पार्टिकल जरूर नेगेटिव चार्ज का है, तभी वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। एंड दीज negatively charged particles were called as electrons by J.J. Thomson। अब समझ आया कि कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। सो दिस इज हाउ द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन टुक प्लेस इन केमिस्ट्री बाय अ वैज्ञानिक कॉल्ड एज J.J. थॉमसन। मैंने आपको जो बात बताई है मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, पहले देख लो, एक बार पूरे बोर्ड पे नजर डाल लो, जो भी कुछ है मैंने आपको बताया है। उम्मीद कि मेरे बच्चों को सब कुछ अच्छे से समझ आया। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई वांटेड टू एक्सप्लेन टू ईच वन ऑफ यू। आपको बताना चाहूंगा कि जब आप किताब खोल के इस एक्सपेरिमेंट को रीड करोगे ना, तो अगर मैंने 2 बातें आपको बताई है तो वहां पे आपको 4 बातें पढ़ने को मिलेंगी। तो इतना तो आप कर ही सकते हो। मैंने सारी नहीं बताई, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट बात बताई है। लेकिन अगर आप इस पूरे एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ भी बहुत ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं या जानने की रुचि रखते हैं तो किताब खोल के पढ़िए, आपको मुझसे कई ज्यादा ज्ञान किताब में मिल जाएगा। लेकिन मैंने हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत कुछ बता दिया और अच्छे से बता दिया कि कैसे दुनिया को पता चला कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से, कि उस एक्सपेरिमेंट में कैथोड से निकलने वाली रेस माना कि रेज है, लेकिन वो रेस कुछ पार्टिकल्स की है जो अपने साथ रोशनी कैरी कर रहे हैं। विलियम क्रूक्स ने रोशनी को तो पहचान लिया था, लेकिन उस रोशनी में छुपे पार्टिकल्स को वो नहीं पहचान पाया, जिसकी वजह से उन्हें पहचानने का एक कामयाब प्रयास और एक कामयाब अटेम्प्ट J.J. थॉमसन ने किया। एंड दिस इज हाउ J.J. थॉमसन सेड दैट these cathode rays are made up of particles called as electrons which are negatively charged, and these negatively charged particles were called as electrons, जिन्हें ये माना जा रहा था कि वो एटम के अंदर से ही बाहर निकल रहे हैं। एटम किसका? इस मेटेलिक प्लेट का। मेटेलिक प्लेट कौन? मैटर। बोलो, समझ आया मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों? आज का ये वीडियो लेक्चर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को यही खत्म करता है। और आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि कैसे इस एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। जो अगला वीडियो लेक्चर मेरा आएगा, यानी कि वीडियो लेक्चर नंबर 14 पूरी सीरीज का, और सच बताऊं तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सेकंड वीडियो लेक्चर। तो आज का वीडियो लेक्चर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पहला वीडियो लेक्चर है। लेकिन केमिस्ट्री में मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम की कंबाइंड सीरीज का वीडियो लेक्चर नंबर 13 है। सो अगला वीडियो लेक्चर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 2 होगा, लेकिन पूरी सीरीज का पार्ट 14 होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे सभी लेक्चर्स को बेसब्री से लगातार देखें और एक बार इस वीडियो को पूरी तरह से फिनिश करने के बाद किताब खोल के कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़ें, ताकि आपको चीजें अच्छे से नहीं बहुत अच्छे से समझ आ जाए। सो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 के बच्चों, अगर अभी तक आप में से किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो प्लीज करना ना भूलें। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू शेयर द वीडियो विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मत करिए अपने जीवन का समय जरा भी बेकार। मैं लौट के आऊंगा लेके वीडियो लेक्चर नंबर 14 या फिर कह लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 2 एक और बार। वंस अगेन थैंक यू।